हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं वुमेन हेल्थ प्रॉब्लम के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो दिस इज़ द सेकंड पार्ट। वुमेन हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, किस तरीके से वो डिलीवरी में जो है वो रुकावट पैदा करती हैं, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद होता है देखिए सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। तो अगर हम इसकी बात करें इंट्रोडक्शन की, तो गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर हम इसको बोलते हैं, सर्वाइकल कैंसर को हिंदी में। गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर महिलाओं में होने वाली एक प्रमुख कैंसर है जो गर्भावस्था के निचले भाग में होता है। यह कैंसर धीरे धीरे बढ़ता है और प्रारंभिक अवस्था में इसका पता लगाना कठिन होता है। मतलब जब ये धीरे धीरे बढ़ता है तो स्टार्टिंग में हमें पता नहीं चल पाता है कि गर्भाशय का कोई भी कैंसर है, और जब ये अपना बड़ा रूप ले लेता है, जब ये इंक्रीज हो जाता है, तब हमें पता लगता है कि हमें गर्भाशय का कैंसर है। तो ये सर्विक्स का कैंसर कहलाता है। जो सर्विक्स में होता है, जो गर्भाशय में होता है, वो गर्भाशय का कैंसर कहलाता है। जो ब्रेस्ट में होता है वो ब्रेस्ट का कैंसर कहलाता है। इसके बाद देखिए इसके मुख्य कारण क्या होते हैं, इसके बारे में बात कर लेंगे। तो HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसका मुख्य कारण होता है। इसके बाद असुरक्षित यौन संबंध, सेक्सुअल एक्टिविटी विद द मल्टीपल पार्टनर्स, ये इसका कारण हो सकता है। बार बार गर्भधारण होना और बार बार अबॉर्शन होना, ये भी इसका कारण हो सकता है। धूम्रपान और ख़राब स्वच्छता, मतलब अगर कोई स्मोक करता है, अल्कोहल लेता है, या फिर अनहाइजीनिक तरीके से रहता है, हाइजीन मेंटेन नहीं करता है, अच्छा खाना नहीं खाता है, हेल्दी फूड या बैलेंस डाइट नहीं लेता है, या प्रारंभिक आयु में यौन संबंध या विवाह की वजह से भी कई बार ये कैंसर उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद देखिए इसके कुछ मुख्य लक्षण होते हैं, जैसे असामान्य योनि स्राव होना, मासिक धर्म के बीच या संभोग के बाद रक्तस्राव होना, कमर या पैल्विक क्षेत्र में दर्द होना, शरीर में कमजोरी और वजन कम होना, इरिटेबिलिटी होना, वीकनेस होना, एनीमिक होना, इन्फेक्शियस होना, ये सारे इसके मेन कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको कैंसर कई बार हो जाता है। और कई बार ये अगर हम इसको सर्जरी के द्वारा आउट भी करा देते हैं, तब भी ये दोबारा से होने के चांसेस होते हैं। इसके रोकथाम कैसे होगी, कैसे इसको रोका जा सकता है, या प्रिवेंशन इसका कैसे होता है। तो HPV वैक्सीन लगवाना, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा शक हो रहा है या फिर आपको डर लग रहा है कि मुझे ये ना हो जाए, तो आज आप जो है वो HPV वैक्सीन लगा सकते हैं। पैप स्मेयर टेस्ट करा सकते हैं, ये एवरी ईयर कराना चाहिए आपके हेल्थ चेकअप के लिए। स्वस्थ यौन व्यवहार अपनाना, मतलब आप सिंगल पार्टनर के साथ में ही अपनी यौन एक्टिविटी को एक्टिवेट रख सकते हैं, मल्टीपल पार्टनर ना बनाएं अगर आपको ऐसा कोई भी डर है। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, हाइजीन का आपको मेन ध्यान रखना होता है इससे बचने के लिए। इसके बाद देखिए इसके उपचार क्या होंगे। तो सर्जरी इसका उपचार होगा, शल्य चिकित्सा, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। प्रारंभिक अवस्था में इलाज से पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। मतलब ये इसकी स्टेजेस होती हैं। अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि ऐसा कोई भी कैंसर हमारी बॉडी में हो रहा है, तो इनिशियल फेज जब स्टार्ट होती है, जब शुरुआत होती है इसकी, तब हम इसका ट्रीटमेंट करके इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अपनी 4th स्टेज में पहुँच जाता है, मतलब कि ये अपनी लास्ट स्टेज में अगर पहुंच जाता है, तब हमें इसका इलाज करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसके बाद देखिए ब्रेस्ट कैंसर, जिसको हम स्तन का कैंसर कहते हैं। तो स्तन कैंसर महिलाओं में सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर है। यह कैंसर स्तनों की कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि के कारण होता है। मुख्य कारण जो है इसका अनुवांशिक कारण, जेनेटिक फैक्टर, 40 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं में होने का ज़्यादा चांसेस होता है। हार्मोनल परिवर्तन भी इसका एक कारण होता है। ओबेसिटी, मोटापा भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। स्तनपान ना कराना, अगर महिलाएं डिलीवरी के बाद में अपने बच्चे को स्तनपान नहीं कराती हैं, तब भी वहाँ ऑक्सीटोसिन हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होने की वजह से, उसका प्रॉपर यूज़ नहीं होने की वजह से वो कैंसर का रूप ले सकता है। धूम्रपान और शराब का सेवन करना, बैड हैबिट्स होना, है ना, इन्फेक्शियस, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बार बार होना, रिकरेंट इन्फेक्शन होना, ये कुछ मेन कारण ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं। इसके बाद देखिए इसके लक्षणों की बात करें, स्तन कैंसर के लक्षण। तो स्तन में गांठ या सूजन जैसा दिखेगा आपको। स्तन में या तो गांठ दिखाई देगी या सूजन दिखाई देगी। निप्पल से असामान्य रक्तस्राव या खून आएगा। स्तन के आकार का रंग में परिवर्तन होगा। निप्पल अंदर की ओर धंसना स्टार्ट हो जाएंगे। बगल या कॉलर बोन के पास सूजन
आ जाएगी, आपको ब्रेस्ट में एंगोर्जमेंट लगेगा, हैवीनेस लगेगा, रेडनेस लगेगा, स्वेलिंग लगेगी, छूने पे उन्हें दर्द होगा। इस टाइप के लक्षण आपको कई बार स्तन कैंसर में देखने को मिलते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि आपके स्तन में, आपके ब्रेस्ट में कोई गांठ तो नहीं है। आपको चेक करना है उसके निप्पल जो है वो इनप्रोट्यूड तो नहीं हो रहे हैं, अंदर की साइड तो नहीं धस रहे हैं, स्तन का आकार चेंज तो नहीं हो रहा, एक स्तन बड़ा और एक स्तन छोटा तो नहीं हो रहा। इस बात पे आपको ध्यान रखना है। आपका स्तन के आसपास या नेक पे या आपके एल्बो एरिया में कोई भी जो है वहाँ पे स्वेलिंग या कोई भी सूजन जैसी वहाँ पे फील तो नहीं हो रही है, एडिमा तो नहीं हो रहा है, ये आपको चेक करना है स्तन कैंसर में। और जो गांठ हो रही है स्तन कैंसर में वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है या छोटी हो रही है या जितनी है उतनी ही है, ये भी आपको ऑब्जर्वेशन में रखना होता है। उसके बाद देखिए इसके रोकथाम क्या होगा, इस पे भी देख लेते हैं। तो नियमित स्वयं स्तन परीक्षण करना। आपको क्या करना है, डेली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, खुद से अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना है। ये आपको इसमें प्रिवेंशन में जो है करना होगा। इसके बाद 40 वर्ष के बाद नियमित मोमोग्राफी करना। आपको 40 साल के जब आप हो जाते हैं तो आपको नियमित मोमोग्राफी करना होता है। मोमोग्राफी क्या होता है? मोमोग्राफी का मतलब होता है एक्सरे करना। एक्सरे भी कैसा करना मोमोग्राफी में, कि वो एक्सरे जो होता है वो कम सान्द्रता वाला होता है, मतलब कम रेज उसमें यूज होती है, कम रेडिएशन उसमें लगता है। लाइट रेडिएशन वाला मोमोग्राफी करना या एक्सरे करना, इसको हम मोमोग्राफी कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा रेडिएशन नहीं होता है जो आपके स्किन को, ब्रेस्ट को हार्म करे। तो ये भी आप करा सकते हैं। इसके बाद स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाना। आपको हेल्दी खाना, एक्सरसाइज, योगा, आपको मॉर्निंग वॉक ये सब करना है। वज़न नियंत्रित रखना है, बहुत ज़्यादा वज़न नहीं होना चाहिए। व्यायाम करना है, स्तनपान कराना है अपने बच्चे को। आपके बच्चों को स्तनपान अवॉइड नहीं करना है। ये सारे रोकथाम के लक्षण होते हैं जो आपको स्तन कैंसर से निजात दिला सकते हैं। इसके बाद देखिए इसके उपचार क्या होंगे। उपचार के बारे में बात करें तो सर्जरी होगा। अगर आपका 4th स्टेज 3rd स्टेज का स्तन कैंसर हो गया है तो सर्जरी के द्वारा आप उसको रिमूव करा सकते हैं। कीमोथेरेपी मेडिसिन के द्वारा आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। रेडियोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी के द्वारा भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर ये इनिशियल फेज में है तो रेडिएशन थेरेपी और हार्मोन थेरेपी से इलाज करेंगे। अगर ये 2nd 3rd या 4th फेज में है तो कीमोथेरेपी से करेंगे और सर्जरी से इसका प्रिवेंशन हम कर सकते हैं या उपचार ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसकी समरी की बात करें, निष्कर्ष की बात करें तो गर्भाशय ग्रीवा और स्तन कैंसर दोनों ही महिलाओं के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं, लेकिन यदि समय पर जांच और उपचार कराया जाए तो इन्हें पूरी तरह से रोका जा सकता है और ठीक किया जा सकता है। जागरूकता, स्वच्छता और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण ही इनसे बचाव का सबसे अच्छा उपाय होता है। तो आपको क्या करना है, रूटीनली चेकअप कराना है, डेली अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, हाइजीन को मेंटेन रखना है, प्रॉपर आपको खाना खाना है, ओबेसिटी से आपको बचना है, आपको मोटापा ना हो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप डेली योगा करें, एक्सरसाइज करें, ये सारी चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रख के आप स्तन कैंसर से निजात पा सकते हैं, बच सकते हैं। और अगर स्तन कैंसर हो भी रहा है तो उसको अर्ली डिटेक्टेशन कर सकते हैं। हेलो, अब बात करेंगे हम पैप स्मेयर की। पैप स्मेयर क्या होता है? तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, पैप स्मेयर एक ऐसा टेस्ट है जो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से, सुरक्षित तरीके से और बिना पेन के हो जाता है, बिना पेन किलर होता है, दर्द रहित परीक्षण होता है। इसका उपयोग गर्भाशय, ग्रीवा, सर्विक्स के कैंसर या उसके प्रारंभिक चरण में होने वाले असामान्य कोशिकीय परिवर्तन, एबनॉर्मल सेल चेंजेस को पहचानने के लिए किया जाता है। यह महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की प्रारंभिक जांच स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में किया जाता है, जिसको हम पैप स्मेयर कहते हैं। तो ये क्या होगा, अगर महिलाओं को सर्विक्स का कैंसर होगा, सर्विक्स का कैंसर होने की आशंका होगी तो उसके लिए पैप स्मेयर टेस्ट करा के, जो कि बिना किसी दर्द के, इमीडिएट, बिना किसी दिक्कत के आसानी से हो जाता है। हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि सर्विक्स का कैंसर है या नहीं है, उसमें हमें हेल्प मिल जाती है। इसके बाद देखिए बात करेंगे पर्पज़ ऑफ पैप स्मेयर की। पैप स्मेयर का कराने का पर्पज़ क्या है, क्या ज़रूरत पड़ती है कि हमें पैप स्मेयर टेस्ट कराना पड़े। तो सबसे पहले गर्भाशय ग्रीवा में कैंसर से पहले होने वाली परिवर्तनों का पता लगाना।
दूसरा है HBV संक्रमण HPV इन्फेक्शन की पहचान में मदद करना। तीसरा है कैंसर के प्राथमिक लक्षणों को जल्दी से पहचान कर उनका इलाज शुरू कराना। ये इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं कि भाई गर्भाशय में ग्रीवा में कोई कैंसर हो रहा है तो उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उससे पता लगा सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। HPV इन्फेक्शन तो नहीं है, उसकी पहचान कर सकते हैं पैप स्मेयर की हेल्प से। इसके बाद अगर कैंसर के प्रारंभिक लक्षण अगर कुछ ऐसे हो रहे हैं, लग रहे हैं, तो उसका हम अर्ली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये कुछ मेन पैप स्मेयर के पर्पस होते हैं। इसके बाद देखिए बात करेंगे नीड फॉर पैप स्मेयर, क्या ज़रूरत पड़ती है पैप स्मेयर कराने के लिए। तो 21 वर्ष की आयु के बाद सभी महिलाओं के लिए आवश्यक होता है। 21 वर्ष के बाद सर्विक्स का कैंसर होना बहुत सारी वजह हैं। आपके मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो या फिर आपको कोई इन्फेक्शन हो, रिकरेंट UTI हो रहा हो, अबॉर्शन हो रहा हो, प्रेगनेंसी हो, बहुत सारे कारण होते हैं सर्विक्स के कैंसर होने के, जिनको डिटेक्ट करने के लिए 21 साल के बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। यौन सक्रिय महिलाओं को हर 3 वर्ष में एक बार ये टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। जो सेक्सुअली एक्टिव हैं उन महिलाओं को हर 3 वर्ष में ये टेस्ट जो है कराना है। यदि HPV टेस्ट के साथ किया जाए तो हर 5 वर्ष में एक बार पर्याप्त होता है। ठीक है, HPV टेस्ट जो होता है वो हर 5 साल में एक बार कराना चाहिए। पैप स्मेयर टेस्ट जो है वो हर 3 साल में एक बार महिलाओं को कराना चाहिए। इसके बाद देखिए बात करेंगे प्रोसीजर की, कैसे होता है ये, इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो महिलाओं को गायनेकोलॉजिस्ट जांच टेबल पर लेटाया जाता है। इसके बाद स्पैकुलम की हेल्प के माध्यम से योनि को धीरे धीरे खोला जाता है। एक सॉफ्ट ब्रश या स्पैचुला से गर्भाशय ग्रीवा की सतह से कोशिकाएं ली जाती हैं। एक स्पैचुला होता है या फिर एक ब्रश टाइप एक रॉड होती है जिसको हम सर्विक्स एरिया में डालते हैं और वहाँ से टिश्यू के पार्टिकल्स को लेते हैं चेक करने के लिए। इसके बाद एक सॉफ्ट ब्रश या स्पैचुला से हम टिश्यू का सैंपल लेंगे और ली गई कोशिकाओं को स्लाइड या विशेष द्रव्य माध्यम में डालकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजते हैं। ये इसका प्रोसीजर होता है जो बहुत ही इजी है, बिल्कुल पेनलेस होता है, इसमें कोई भी पेन नहीं होता। सिंपल इसमें आपको सर्विक्स के आसपास के टिश्यू का पार्टिकल्स लेने होते हैं जो कि जांच के लिए लैब में भेजे जाते हैं और वहाँ पे पता किया जाता है कि सर्विक्स में कोई कैंसर या कैंसर से रिलेटेड कोई बीमारी तो नहीं हो रही है। और ये जो बीमारी है ये हर 3 साल में एक बार हमें पैप स्मेयर की हेल्प से टेस्ट करा लेना चाहिए। इसके बाद देखिए इसका रिज़ल्ट की बात करेंगे तो नॉर्मल सामान्य जो होगा वो कोई असामान्य कोशिकाएं परिवर्तन नहीं होंगी। एबनॉर्मल अगर होगा तो हल्के परिवर्तन होंगे, माइल्ड डिस्पेजिया होगा, मध्य परिवर्तन होंगे, मॉडरेट डिस्पेजिया होगा, गंभीर परिवर्तन होंगे या फिर कैंसर कोशिकाएं वहाँ पे डेवलप होंगी, सीवियर डिस्पेजिया होगा या कैंसर सेल्स का डेवलपमेंट होगा। यदि परिणाम असामान्य आता है तो आपको जो कोल्कोस्कोपी करके या बायोप्सी करके इसकी सलाह दी जाती है। अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आपको कोल्पोस्कोपी या बायोस्कोपी करके इस चीज़ का डिटेक्शन करना होता है कि सच में वो कैंसर है, कैंसर सेल्स हैं या कुछ अदर थिंग है, तो ये आपको देखना होता है। देखिए परीक्षण से पहले की सावधानियां जो होती हैं, प्रिकॉशंस बिफोर टेस्ट, अगर हम बात करें तो मासिक धर्म के दौरान टेस्ट ना कराएं। ठीक है, आपको क्या करना है, जब आपको मेंस्ट्रुएशन पीरियड फ्लो होता है या मासिक धर्म आता है उस समय पे आपको ये टेस्ट नहीं कराने हैं। परीक्षण से 24 घंटे पहले संभोग ना करें, मतलब आपको सेक्सुअल एक्टिविटी एक्टिवेट नहीं होना है। जब आप ये टेस्ट कराने के लिए प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले 24 घंटे तक आपको किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में नहीं आना है। किसी भी प्रकार की योनि दवा या ड्रूसिंग का प्रयोग नहीं करना है। वहाँ पे किसी भी प्रकार की मेडिसिन का उपयोग आपको नहीं करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसके लाभ की बात करें, एडवांटेज की बात करें तो कैंसर का जल्दी पता लगाने में सहायता करता है, सस्ता, सरल और प्रभावी तरीका होता है, महिलाओं की मृत्यु दर को कम करने में मददगार होता है। मतलब आसान है, इजी है, कॉस्टलेस है, ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं होती है। कैंसर का इनिशियल फेज से पता चल जाता है। कैंसर का इनिशियल फेज पता चलने से कैंसर का इलाज जल्दी शुरू हो जाता है और किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी से हमें बचने में हेल्प मिल जाती है। और हर 3 साल में एक बार आपको पैप स्मेयर का टेस्ट कैंसर के डिटेक्शन के लिए करवाना ज़रूरी होता है। इसके बाद देखिए इसके निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूजन की, तो पैप स्मेयर टेस्ट महिलाओं के लिए जीवन रक्षक जांच है। यदि इसे नियमित रूप से कराया जाए तो गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को प्रारंभिक अवस्था में ही पहचाना और रोका जा सकता है। इसके बाद देखिए हर महिलाओं को 21 वर्ष के बाद से नियमित अंतराल पर यह परीक्षण आवश्यक कराना होता है। इससे आपके कैंसर की जांच आसानी से पता चल जाती है। ये आपके रूटीन टेस्ट में आता है।
अब बात करेंगे ट्यूमर्स की और फाइब्रॉइड्स की। ट्यूमर और फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। तो ट्यूमर्स शरीर के किसी भी भाग में कोशिकाओं की असामान्यतः वृद्धि को ट्यूमर कहते हैं। आपके शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, अगर उसकी अनकंट्रोल्ड कहीं पे वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज हो जाते हैं, उसी को हम ट्यूमर का रूप कह देते हैं। यदि वृद्धि अनियंत्रित नहीं होती तो धीरे धीरे गांठ बन जाती हैं, लम्प्स बन जाती हैं। और जो भी आपके टिश्यू इंक्रीज हो रहे हैं, या तो उनमें वृद्धि होगी लगातार, और अगर वृद्धि नहीं होगी तो उसमें गांठ बन जाएंगी, सिस्ट बन जाएंगी, तो उसी को हम ट्यूमर या फाइब्रॉइड्स कह देते हैं। यह मास के रूप में दिखाई देती है। ट्यूमर जो है वो बिनाइन या मैलिग्नेंट हो सकते हैं, ठीक है, या तो बिनाइन होंगे या मैलिग्नेंट होंगे। 2 टाइप के ट्यूमर आपके इसमें पाए जाते हैं। देखिए, बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो आपके ट्रीटेबल होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई सीवियर कंडीशन नहीं होती है, कोई जानलेवा बीमारी नहीं होती है, उसको ट्रीट किया जा सकता है, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो आपके होते हैं, मैलिग्नेंट जो है आपके बहुत ख़तरनाक होते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर ही आपका कैंसर कोज करते हैं, जिसका पता अगर हमें लास्ट में चले या 3rd स्टेज पे चले तो उसका इलाज उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें हमें बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर का इस तरीके से पता चलता है। अगर ज़्यादा खतरनाक है तो बिनाइन ट्यूमर, और कम खतरनाक ज़्यादा खतरनाक है तो मैलिग्नेंट ट्यूमर, नहीं तो बिनाइन ट्यूमर। इस तरीके से हम उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। देखिए, टाइप ऑफ ट्यूमर की बात करें तो देखिए, बिनाइन ट्यूमर होगा आपका, मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा। बिनाइन ट्यूमर क्या होगा, यह कैंसर नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, आसपास के ऊतकों में नहीं फैलता है, जैसे कि फाइब्रॉइड्स, लिम्फोडोमा, एडेनोमा। और अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें, घातक ट्यूमर की, तो यह कैंसर का रूप ले लेता है, कैंसर होता है, तेज़ी से बढ़ता है, शरीर के अन्य भागों में फैल सकता है, मेटास्टेसिस की कंडीशन पैदा कर सकता है, जैसे कार्सिनोमा और सार्कोमा। ये आपके दोनों मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं। इसके बाद देखिए, बात करेंगे फाइब्रॉइड्स की। फाइब्रॉइड्स की अगर बात करें तो फाइब्रॉइड्स जो होते हैं वो गर्भाशय, यूट्रस में विकसित होने वाले सौम्य बिनाइन गांठें होती हैं। इन्हें यूटेराइन मायोमा या लियोमायोमा भी कहा जाता है। यूटेराइन मायोमा या लियोमायोमा भी कहा जाता है। यह मांसपेशियां ऊतक, मसल्स, टिश्यूज़ से बनती हैं और आमतौर पर कैंसर नहीं होती हैं। मतलब कि फाइब्रॉइड्स जो होते हैं वो कैंसर नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो बनती हैं वो टिश्यू से बनती हैं, मसल्स टिश्यू से बनती हैं, और इनको हम यूटेराइन मायोमा या लियोमायोमा कहते हैं। तो इनसे कोई भी खतरा नहीं होता है, लेकिन ये कुछ डिसऑर्डर, कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि पेन, लोअर एब्डोमेन पेन, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, जो हार्मोन्स होते हैं उनके सिक्रीशन में प्रॉब्लम, इस टाइप की कंडीशंस ये क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, टाइप ऑफ फाइब्रॉइड्स की बात करें तो ये आपके 3 टाइप के होंगे। सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स एंड सब ओसियस फाइब्रॉइड्स, ठीक है। सब ओसियस फाइब्रॉइड्स, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स और सब म्यूकोसा फाइब्रॉइड्स। सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स जो होते हैं गर्भावस्था की अंदरूनी परत एंडोमेट्रियम लेयर में होंगे। इसके बाद इंट्राम्यूरल जो होंगे वो गर्भाशय की मांसपेशियों के बीच में होगा। और सब सीरोसल्स जो फाइब्रॉइड्स होंगे, सब सीरोसल, ये गर्भाशय की बाहरी सतह पर होते हैं। तो आपको पता है हर गर्भाशय में टोटल 3 सतह होती हैं, इंटरनल आउटर और मिडिल। तो ये सारे तीनों अगर कोई भी मैलिग्नेंट फाइब्रॉइड्स या ट्यूमर आपके फर्स्ट जो लेयर है उसको अटैच करती है या वहाँ तक फैली हुई होती है तो उसको हम सबम्यूकोसल बोलते हैं। अगर वो मिड वाली लेयर के पास तक फैली हुई होती है तो उसे हम इंट्राम्यूरल बोलते हैं। और अगर वो लास्ट वाली जो है वो वॉल के ऊपर डिटैच होती है तो उसे हम सब सीरोसल बोलते हैं। इस तरीके से फाइब्रॉइड्स जो है आपके 3 कंडीशन में डिवाइडेड होते हैं। इसके बाद बात करेंगे देखिए इसके कॉजेज़ के बारे में। इसके कॉज कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से विशेषकर एस्ट्रोजन का अगर अधिक स्तर बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन के अधिक सिक्रीशन होने की वजह से ये कंडीशन पैदा होती है। इसके बाद जेनेटिक फैक्टर भी हैं कुछ। अगर किसी के गार्जियंस को, पेरेंट्स को अगर इस टाइप की फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है तो वो जीन्स के द्वारा, जेनेटिक के द्वारा भी कई बार बच्चों में आ जाती है। इसके बाद ओबेसिटी, मोटापे की वजह से भी, गर्भधारण में देरी होने की वजह से भी कई बार ये हो जाते हैं। और आपका एज फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होता है। अगर आपकी एज 40 वर्ष के बाद आयु में सामान्य रूप से पाया जाता है, ये इस एज में तो ज़्यादातर फाइब्रॉइड्स की दिक्कत जो है देखने को मिलती ही है। इसके बाद देखिए बात करेंगे इसके लक्षण की, सिम्टम्स की, क्या क्या सिम्टम होंगे। तो अत्यधिक या
अनियमित मासिक धर्म होना, हैवी और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होना, पेट में या पेल्विक क्षेत्र में दर्द या दबाव होना, बार बार पेशाब लगना, कब्ज की समस्या पैदा होना, पेट में सूजन या भारीपन होना, गर्भधारण में कठिनाई होना, इनफर्टिलिटी होना, ये इसके मेन सिम्टम होते हैं। भाई महिला को या तो इनफर्टिलिटी होगी, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, पेट में सूजन रहेगी, एडिमा रहेगा, पेन रहेगा, स्वेलिंग जैसा रहेगा, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहेगी, बार बार इनकॉन्टिनेंस होगा, बार बार यूरिन आने जैसा लगेगा, यूटीआई हो सकता है, पेट के पेल्विक एरिया में दर्द रहेगा और आपको इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होने की शिकायत रहेगी। कभी कभी वो जल्दी होंगे, कभी कभी लेट होंगे, कभी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होंगे, कभी बहुत कम अमाउंट में होंगे। इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद देखिए इसके इन्वेस्टिगेशन की बात करें, इसकी जांच की बात करें, डायग्नोसिस की बात करें तो अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा आप पता कर सकते हैं, एमआरआई के द्वारा, पेल्विक एग्जामिनेशन के द्वारा और हिस्टोपैथोलॉजी के द्वारा भी आप फाइब्रॉइड्स का पता आसानी से लगा सकते हैं। ये इसकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, इसके थ्रू आप अपने कंडीशन का, फाइब्रॉइड्स का, कैंसर का, किसी भी चीज़ का पता आसानी से लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसका ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, हार्मोनल दवाई ले सकते हैं, दर्द के लिए आप दर्द निवारक दवाई ले सकते हैं, एनाल्जेसिक। इसके बाद सर्जिकल सर्जरी भी करा सकते हैं, सर्जिकल क्रिया भी करा सकते हैं जिसमें कि आपका मायोमेटोटोमी और हिस्टेरेक्टमी, ठीक है, मायोमेटोटोमी और हिस्टेरेक्टमी जो आप इसमें करा के और इस समस्या से आसानी से पीछे छुड़वा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। अन्य भी कुछ इलाज होते हैं जैसे यूटेराइन आर्टरी एम्बुलेशन, ठीक है, यूटेराइन आर्टरी एम्बुलेट करा सकते हैं और इसके बाद लेजर या लैप्रोस्कोपिक की हेल्प से भी आप इस ट्यूमर को बाहर निकलवा सकते हैं। ये कुछ कॉमन ट्रीटमेंट हैं जो फाइब्रॉइड्स में, कैंसर में या आपके सिस्ट में जो है वो किए जाते हैं और उससे हमें जो है वो सॉल्यूशन इसका मिल जाता है। इसके बाद देखिए इसका प्रिवेंशन क्या है, रोकथाम क्या है, तो नियमित स्वास्थ्य जांच करना, संतुलित आहार और वजन को नियंत्रित करना, हार्मोनल संतुलन से बचाव और व्यायाम और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाना, ये इसके प्रिवेंशन है। अगर आप ये सारे काम करेंगे तो काफ़ी हद तक आप इस तरीके की बीमारी से बच सकते हैं। आपको डेली क्या करना है, आपको रूटीन बेसिस पे क्या करना है, अपनी हेल्थ की जांच करानी है। जैसे कि आप करा सकते हैं पैप स्मेयर टेस्ट हर 3 साल पे या हर 2 साल पे, आप करा सकते हैं HPV टेस्ट हर 5 साल पे। इसके बाद आप बीच बीच में अपने हेल्थ, अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट लग रहा है, कुछ भी ऐसा इशू लग रहा है कि आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आप इसको सेल्फ एग्जामिनेशन करके, सेल्फ सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके भी इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। इसके बाद आपको बैलेंस डाइट लेनी है, हर तरीके की डाइट लेनी है, हर अपना एलिमेंट और हर विटामिन मिनरल्स को अपनी बॉडी में कंप्लीट रखना है, हार्मोनल संतुलन आपको बनाना है। आप व्यायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम से रिकवर हो सकते हैं। इसके बाद देखिए निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूजन की, तो फाइब्रॉइड्स एक सामान्य लेकिन सौम्य स्थिति है जो अधिकतर महिलाओं में पाई जाती है। यदि समय पर जांच और उपचार कराया जाए तो यह गंभीर रूप नहीं लेती है। नियमित स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेते रहना चाहिए, लक्षणों की जांच करनी चाहिए। अगर कोई लक्षण आ रहा है, आपको कुछ ऐसा लग रहा है, पेट में दर्द लग रहा है, आपको ब्लीडिंग जैसा हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, 15 दिन में दोबारा ब्लीडिंग आ रही है या फिर बहुत दिन तक ब्लीडिंग नहीं आपको कुछ मस्से जैसा फील हो रहा है, तो आपको क्या करना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है। ये सारे सिम्टम्स को आपको नेगलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद देखिए बात करेंगे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की, मासिक धर्म विकार। तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो होता है उन स्त्रियों को कहा जाता है जब किसी महिला के मासिक चक्र, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में अनियमितता, दर्द, अत्यधिक या बहुत कम रक्तस्राव जैसे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सामान्यतः मासिक धर्म 28 से लेके 7 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, दिनों के अंतराल पर होता है, लेकिन 3-5 दिन तक रहता है। जब इन समस्याओं चक्र में कोई गड़बड़ी होती है तो उसे मासिक धर्म विकार कहा जाता है। मतलब जो आपकी रूटीन साइकिल है, अगर आपका हर महीने 28 दिन पे साइकिल आता है या फिर 21 दिन पे आता है या 35 दिन पे आता है, तो वो हर महीने सेम टाइम पे ही आना चाहिए। अगर उसमें कुछ भी अप एंड डाउन होता है, कुछ ऊंचे नीचे आगे पीछे होता है, इसका मतलब आपके हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं और इस कंडीशन में आपको तुरंत ही अपने जो है वो जाँच करानी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यही इसका ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद देखिए बात करेंगे टाइप ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की। तो आपका होता है एमीनोरिया और डिसमेनोरिया।
एमिनोरिया और डिस्मेनोरिया का मतलब होता है, एमिनोरिया में क्या होगा, मासिक धर्म का पूरी तरह से अभाव होगा, मतलब पूरी मासिक धर्म सही से नहीं आएगा। जो प्राथमिक एमिनोरिया होता है, प्राइमरी, जब 16 वर्ष की आयु तक मासिक धर्म में प्रारंभ होता है। मतलब जब आपको एमिनोरिया होता है, जब स्टार्ट होता है आपको मेंस्ट्रुएशन, तो वो 16 वर्ष तक की आयु तक इरेगुलर रहता है और उसके बाद वो रेगुलरिटी में आता है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। इसके बाद देखिए सेकेंडरी एमिनोरिया, ठीक है। सेकेंडरी एमिनोरिया जो होगा वो पहले मासिक धर्म हो चुका होगा और 3 महीने या इससे अधिक टाइम तक वो बंद हो जाएगा और उसके बाद वो दोबारा आना स्टार्ट होगा। इसे हम सेकेंडरी एमिनोरिया कहते हैं। इसके बाद देखिए डिसएमिनोरिया, मासिक धर्म के दौरान तेज़ दर्द होना, ऐंठन होना या फिर वर्ष आमतौर पर दर्द जो है वो आमतौर पर निचले हिस्सों में रहना, ये सारी जो बातें होती हैं वो डिसएमिनोरिया का कारण होती हैं। या फिर आपको मेंस्ट्रुएशन आने से कई दिन पहले से सीवियर पेन होना, लेग्स पेन होना, बैक पेन होना, जी मिचलाना, ये सारी कंडीशंस होती हैं आपके डिसमेनोरिया की। ऐसी कोई भी कंडीशन है तो भी आपका डॉक्टर के पास जाके आप सलाह ले सकते हैं, इसको ओवरकम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो थर्ड कंडीशन होती है वो होती है मेनोरेजिया, मासिक धर्म में अत्यधिक रक्तस्राव होना या 7 दिनों में अधिक चलना, ठीक है। ये होता है आपका मेनोरेजिया, मतलब 7 दिन के ड्यूरेशन से भी ज़्यादा दिनों तक रक्तस्राव होना, इसको मेनोरेजिया कहते हैं। इसके बाद ओलिगोमेनोरिया, 2 मासिक धर्मों के बीच 35 दिनों से अधिक का अंतर होना, यह आपका ओलिगोमेनोरिया कहलाता है। पॉलीमेनोरिया, मासिक धर्म का बहुत कम अंतराल 21 दिन से कम होना, पॉलीएमिनोरिया कहलाता है, ठीक है। टाइम मतलब मेंस्ट्रुएशन बहुत ज़्यादा दिनों तक होना आपका मेनोरेजिया, और मेंस्ट्रुएशन 35 दिनों से भी ज़्यादा दिनों में आना आपका होगा ओलिगोमेनोरेजिया, और अगर मेंस्ट्रुएशन आपका 21 दिन से भी कम में आ जाता है तो पॉलीमेनोरेजिया कहलाता है। मेनोरेजिया ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मासिक धर्म के बीच में या अनियमित समय पर रक्तस्राव होना मेनोरेजिया। एंड हाइपर मेनोरेजिया जो होता है वो बहुत कम मात्रा में अगर रक्त आता है, मतलब आपका जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है वो बहुत ही 50 ml से भी कम मात्रा अगर उसकी होती है तो उसको हम हाइपोमेनोरेजिया कहते हैं। इसके बाद देखिए इसके कॉजेज़ क्या होंगे, कारण, तो हार्मोनल असंतुलन, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस इसका कारण होगा। तनाव, चिंता, मासिक दबाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब भी इसका जो है कारण होगा। पोषण, माल न्यूट्रिशन, अगर आपका न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा नहीं है। गर्भ निरोधक गोलियां अगर आप ले रही हैं, कोई भी आप थेरेपी ले रही हैं, कोई भी आप ऐसा फैमिली प्लानिंग के लिए कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है आपके हार्मोन्स का इम्बैलेंस होने के लिए। इसके बाद गर्भ निरोधक गोलियाँ लेना, थायराइड होना, थायराइड भी हो सकता है, PCOS भी हो सकता है, गर्भावस्था में फाइब्रॉइड्स या ट्यूमर होना, ठीक है, जिसका हम सर्विक्स की अभी बात कर रहे थे, सर्विक्स कैंसर की, फाइब्रॉइड्स की, और संक्रमण पर सूजन होना, अत्यधिक व्यायाम या वजन में अचानक बदलाव होना, ये सारे रीजन हो सकते हैं आपके मेनोपॉज। इसके बाद देखिए बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में। मासिक धर्म का आना या अधिक बार आना क्या होता है, ठीक है। इसके सिम्टम होते हैं, मासिक धर्म या तो आएगा या नहीं आएगा, या बहुत ज़्यादा बार आएगा, या बहुत बहुत दिनों के बाद आएगा, ये इसका सिम्टम है, लक्षण है। अत्यधिक या बहुत कम रक्तस्राव होना, पेट और पीठ में दर्द होना, मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ाहटपन होना, थकान होना, कमजोरी होना, अनियमित चक्र के कारण बांझपन की संभावना भी हो सकती है। ये इसके मेन कारण देखने को मिलते हैं या मेन लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन है तो हो सकता है आपका जो हार्मोन है वो डिसबैलेंस या इम्बैलेंस हो रहे हो और उसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा हो। तो ऐसा कोई भी सिम्टम आपको देखने को मिलता है या ऐसा कोई भी सिम्टम आपको आता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके चेकअप करा लेना चाहिए। इसके बाद देखिए जांचें, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होगा, शारीरिक और पेल्विक जांच होगी, हार्मोनल टेस्ट होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, थायराइड और प्रोलैक्टिन जांच कर सकते हैं, एंड्रोमेट्रियम बायोप्सी कर सकते हैं। ये सारी जांचें करा के आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता कर सकते हैं कि उनको कौन सी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है उनके साथ में हो रही हैं। ये कुछ टेस्ट हैं, ये टेस्ट करा के, इन्वेस्टिगेशन करा के आप इसको पता कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है।
इसके बाद देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ट्रीटमेंट में देखिए सबसे पहले होगा मेडिकल ट्रीटमेंट, जो हार्मोनल संतुलन हेतु दवाएं आपको दी जाएंगी, दर्द निवारक दवाएं दी जाएंगी, और आपको आयरन और विटामिन सप्लीमेंट दिए जाएंगे, जिससे कि आपके न्यूट्रिशन स्टेटस कंप्लीट होगा। आपको जो हार्मोन डिसबैलेंस हो रहे हैं वो सारे सही होंगे। आपको कहीं दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, कहीं इन्फेक्शन है, तो उसको ओवर करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट हम देते हैं। इसके बाद आपका होता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में आप कर सकते हैं संतुलित आहार और पर्याप्त नींद ले सकते हैं, नियमित व्यायाम कर सकते हैं, तनाव और स्ट्रेस से दूर हो सकते हैं। ये आपका हो गया लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। मतलब आपको क्या करना है, स्ट्रेस नहीं लेना, आपको किसी भी प्रकार का डिप्रेशन नहीं लेना, एंजाइटी नहीं लेनी है, आप व्यायाम कर सकते हैं, प्रॉपर आपको नींद लेनी है, अच्छा आपको खाना लेना है, ये सारी कंडीशन आप करेंगे। इसके बाद होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसमें गंभीर अगर मामलों में फाइब्रॉइड्स और जो आपकी एंटी बैक्टीरियल जो समस्याएं होती हैं उनको हम सर्जरी के द्वारा या लेजर सर्जरी या बायोप्सी के द्वारा क्लियर करके उनको कट करके बाहर निकाल सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं, कीमोथेरेपी दे सकते हैं, और आपका बहुत सारी ऐसी थेरेपी हैं जो आप लेके इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसकी रोकथाम प्रिवेंशन के तरीके अगर बात करें तो संतुलित आहार लेना, मानसिक तनाव से बचना, नियमित व्यायाम करना, ये इसके प्रिवेंशन है। अधिक वजन या अत्यधिक दुबलापन नियंत्रित करना, किसी भी अनियमित पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेना, ये इसके कुछ प्रिवेंशन है। कि भाई आपको जैसे ही लग रहा है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है, आप तुरंत डॉक्टर के पास चले जाइए, बैलेंस डाइट लीजिए, प्रॉपर योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, संतुलित आहार लीजिए, नियमित व्यायाम करिए, किसी भी प्रकार के टेंशन से दूर रहिए, कोई स्ट्रेस नहीं लीजिए। ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं और इस बीमारी को होने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद देखिए निष्कर्ष की बात करें, अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो मासिक धर्म विकार महिलाओं में एक सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या होती है। समय पर जांच, उचित उपचार और जो आपके स्वस्थ जीवन शैली है अपनाने से इससे नियंत्रण पाया जा सकता है। हर महिला को अपने मासिक चक्र की नियमितता पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी प्रकार के बदलाव को नज़रअंदाज आपको नहीं करना है। अगर आपकी डेली रूटीन एक्टिविटी में कोई भी एबनॉर्मलिटी दिखाई दे रही है, कोई भी बदलाव दिखाई दे रहा है, कोई भी अप एंड डाउन दिखाई दे रहा है, आपकी साइकिल जो है वो नियमित नहीं चल रही है, किसी महीने जल्दी आ जाती है, किसी महीने लेट आती है, किसी महीने आती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा आती है या बहुत कम आती है, ये सारी कंडीशन पे आपको तुरंत ही डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है। इसके बाद देखिए बात करेंगे मेनोपॉज और इस्कीमिक जो अटैक्स होते हैं उनके बारे में। तो मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जो महिलाओं में मासिक धर्म जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है, प्रजनन क्षमता, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी के अंत को दर्शाती है। यह आमतौर पर 45 से लेकर 55 की आयु के बीच होती है। जब किसी महिला को लगातार 12 महीने तक मासिक धर्म ना हो तो उसे रजोवृत्ति या मेनोपॉज कहा जाता है। मतलब जब मेंस्ट्रुएशन फ़्लो जो होता है महिलाओं में, उनकी जो मेंस्ट्रुएशन फ़्लो है वो जब बंद होने वाले होते हैं, जब उनका लास्ट पीरियड होता है, जब उनका लास्ट पीरियड चल रहा होता है, तो उस कंडीशन में लास्ट पीरियड में अगर उनको 12 महीने तक कोई भी मेंस्ट्रुएशन फ़्लो नहीं होता है तो उसको मेनोपॉज जो है वो बोलते हैं, उसको मेनोपॉज बोलते हैं। और ये आपके 50 प्लस महिलाओं में, 55 प्लस महिलाओं में या 60 प्लस महिलाओं में देखने को मिलता है। 55 प्लस महिलाओं में ये मेनोपॉज के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं और 12 महीने तक अगर दोबारा उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं आता तो उसी को हम मेनोपॉज कह देते हैं। देखिए स्टेजेस ऑफ मेनोपॉज की बात करें तो सबसे पहले इसमें होगा पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज में वह रजोवृत्ति से पहले की आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यक होती है। जब आपका मेनोपॉज शुरू होता है उससे पहले की अवस्था होती है। इस दौरान क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होंगे वो धीरे धीरे घटने लगते हैं, कम होने लगते हैं, उनका सिक्रीट होना कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको मेंस्ट्रुएशन फ्लो जो है वो बंद होने लगता है। तो एस्ट्रोजन और जो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वही आपका हेल्प करता है मेंस्ट्रुएशन फ्लो को कराने के लिए। तो इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होने लगता है और आपका मासिक धर्म की प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे कम होकर ख़त्म होने लगती है। इसके बाद प्राथमिक चक्र अनियमित हो जाना, ठीक है, ये पहला इसका जो है वो स्टेज है। सेकंड स्टेज है मेनोपॉज, जब 12 महीने तक मासिक धर्म नहीं आता है। यह प्रजनन जो उसकी क्षमता होती है उसका अंत होता है, उसका लास्ट होता है। अगर उसको 12 महीने तक कोई भी मेंस्ट्रुएशन फ्लो नहीं हो रहा है तो उसके बाद उसकी इनफर्टिलिटी शुरू हो जाती है, मतलब उसकी प्रजनन करने की क्षमता जो है वो बंद हो जाती है।
उसके बाद देखिए थर्ड होता है आपका पोस्ट मीनोपॉज। पोस्ट मीनोपॉज में रजोनवृत्ति के बाद का समय को बोलते हैं। इस दौरान एस्ट्रोजन का स्तर बहुत कम हो जाता है, जिससे कई शारीरिक मानसिक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। इरिटेबिलिटी होने लगती है, आपको मूड स्विंग्स होने लगते हैं, आपको पेन्स रहने लगते हैं लेग्स में, कमर में, बैक में, आपको हैवीपन महसूस होने लगता है, आपको वेट गेन जैसा महसूस होने लगता है, आपको सही से नींद नहीं आती है, आपको अदर स्किन प्रॉब्लम्स एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पोस्ट मीनोपॉज में मानसिक तरीके से और शारीरिक तरीके से परिवर्तन के रूप में हमें दिखाई देती हैं। इसके बाद देखिए बात करेंगे कॉजेज़ के बारे में। रजोनवृत्ति के कारण कॉजेज़ क्या होंगे, मतलब मीनोपॉज के कॉज क्या होंगे। तो प्राकृतिक उम्र बढ़ना, ठीक है, नेचर एजिंग होना, अंडाशय ओवेरियन फेलियर होना, अंडाशयों की कार्यक्षमता में कमी आना, सर्जरी होना, शल्य क्रिया होना, यदि गर्भाशय का अंडाशय हटा दिया जाए तो उसकी वजह से भी होता है। कैंसर उपचार, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इसका जो है वो उपचार होता है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। अगर किसी का ये ट्रीटमेंट हुआ है तो इसकी वजह से भी हार्मोन का सिस्टम आपकी बॉडी में गड़बड़ा जाता है। अगर किसी को कैंसर रहा हो या कुछ भी फाइब्रोइड्स रहा हो और उसको हमने उसके लिए कीमोथेरेपी दी हो या रेडिएशन थेरेपी दी हो, तो उस रेडिएशन और कीमोथेरेपी के अफेक्ट से भी कई बार मीनोपॉज होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद देखिए बात करेंगे इसके सिम्टम के बारे में। तो मासिक धर्म का बंद होना या अनियमित होना इसका सिम्टम होगा। हॉट फ्लैशेस होना, गरम जैसा लगना, हॉट फ्लैशेस, आपको हर समय गरम लगेगा, आपकी बॉडी गरम लगेगी, आपको अंदर से गरम जैसा लगेगा। इसके बाद नाइट स्वेटिंग होना, रात में पसीना आना, नींद की समस्या होना, इंसोम्निया होना, मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ाहटपन होना, योनि का सूखना, वेजाइनल ड्राइनेस होना। इसके बाद आपका होगा लैंगिक इच्छा में कमी होना, लॉस ऑफ लिबिडो, आपको सेक्सुअल एक्टिविटी में जो है वो लेस होगा, हड्डियों का कमज़ोर होना, ऑस्टियोपोरोसिस और त्वचा और बालों में सूखापन होना। ये इसके मेन सिम्टम्स होते हैं आपके मीनोपॉज के। अगर आपको मीनोपॉज होगा तो ये सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। ये अगर ऐसे कोई भी सिम्टम आपको आइडेंटिफाई हो रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको डेली व्यायाम करना है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आपके डाइट बहुत अच्छी रखनी है, मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है। इस तरीके के कंडीशन प्रिवेंशन लेके आप इस चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बात करते सकते हैं फिजिकल इम्प्लीकेशन की। फिजिकल इम्प्लीकेशन क्या क्या कर सकते हैं। तो हड्डियों का प्रभाव, एस्ट्रोजन की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है, हृदय संबंधी प्रभाव होने लगते हैं, हार्मोन परिवर्तन होने की वजह से ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग का जो जोखिम है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है त्वचा और जो उसकी बातों परंपरागत होती हैं, त्वचा और बालों पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। बाल झड़ने लगेंगे, त्वचा पतली होने लगेगी, रूखी होने लगेगी, झुर्रियाँ पड़ने लगेंगी, बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, बालों में शाइनिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बाद देखिए त्वचा और बालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो त्वचा पतली, रूखी, झुर्रियाँ बाली हो जाती हैं, बालों का झड़ना बढ़ जाता है, प्रजनन अंगों पर प्रभाव पड़ेगा, योनि का सूखापन होना, जलन होना, संभोग के दौरान दर्द होना, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। देखिए मीनोपॉज के मानसिक प्रभाव क्या हो सकते हैं। रजोनवृत्ति से मानसिक पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। तो डिप्रेशन होगा, तो तनाव होगा, अवसाद होगा, इंसोम्निया होगा, नींद में कमी आएगी, स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, एकाग्रता और स्मरण शक्ति में कमी आएगी, मतलब उसको भूलने की बीमारी हो जाएगी, वो चीज़ों को रखकर भूलने लगेगा, उसको कुछ याद नहीं रहेगा। इस तरीके से मूड में स्विंग्स आते हैं, कभी उसको अच्छा लगेगा, कभी बुरा लगेगा। तो इस तरीके की कंडीशंस ऐसे वाले पेशेंट के साथ में देखने को मिलती है। इसके बाद देखिए प्रिकॉशंस एंड केयर कैसे करेंगे ऐसे पेशेंट की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, संतुलित आहार देना है, कैल्शियम और विटामिन से भरपूर आहार देना है, दूध देना है, दही देना है, उसको हरी सब्जियां देनी है, इन सबको देना है आपको। इसके बाद नियमित व्यायाम करने के लिए आपको एनकरेज करना है, योगा करना है, चलना है, हल्का व्यायाम करना है, हड्डियों को मजबूत बनाना है। इस तरीके की एक्टिविटी वो करके प्रिकॉशन ले सकते हैं। इसके बाद तनाव प्रबंधन के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, अच्छे से नींद ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। स्वास्थ्य जांच के लिए नियमित रूप से जो हड्डियां होती हैं उन्हें ब्लड प्रेशर की और कोलेस्ट्रॉल की जांच कर सकते हैं और अपने ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। ये सारी कंडीशंस करके आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, इस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए सामाजिक और भावनात्मक प्रभाव क्या होंगे, सोशल एंड इमोशनल इम्प्लीकेशन क्या होंगे। तो परिवार और समाज में भूमिका में परिवर्तन आएगी, आत्मविश्वास में कमी आएगी, भावनात्मक अस्थिरता होगी। इसके बाद परिवार का सहयोग और समझ आवश्यक है। ऐसे पेशेंट के साथ में परिवार को एक अच्छा बिहेव करना चाहिए, एक अटैचमेंट वाला बिहेव करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, उसके साथ में मिलके उसकी एक्टिविटी को जो है एनकरेज करना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें फैमिली के साथ में रह के सोशल और इमोशनल इम्प्लीकेशंस अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूजन की बात करें तो रजोनवर्ती जो होता है मेनोपॉज एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, कोई बीमारी नहीं है। यह महिला के जीवन का एक नया चरण है जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिवर्तन होते हैं। उचित आहार, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच से इस अवस्था को स्वस्थ और असंतुलित रूप से किया जाए तो ओवरकम किया जा सकता है। तो मतलब क्या है, ये एजिंग फैक्टर होता है। इस एज में आके सभी महिलाओं के साथ मेनोपॉज की कंडीशन आती है। इसमें ये सारी समस्याएं सभी औरतों के साथ होती हैं। बस इसमें हमें एक्स्ट्रा क्या करना है, उनका एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, उनके साथ में जो है सोशल होना है, उनको बताना है कि वो कैसे क्या क्या करके इस चीज़ को ओवरकम कर सकती हैं और अपनी इस हेल्थ में जो है वो इम्प्रूवमेंट कर सकती हैं। उनको दूध, दही और ऐसी दूध, कैल्शियम और विटामिन डी से युक्त जो है वो सामान देना है। कोलेस्ट्रॉल और बीपी की प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करके रखना है। तो ये सारी चीज़ें करके अपने प्रॉब्लम से निजात पा सकती हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।